प्यारे प्रशिक्षु, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको आज के समय के महत्वपूर्ण मुद्दे पर्यावरण और सतत विकास पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप इस सेशन के माध्यम से पर्यावरण और सतत विकास के बारे में जानोगे और अपनी समझ बनाओगे। और आज के समय में जहाँ पर जीवन की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ऐसे समय में आप सब सतत विकास की अवधारणा को कहीं ना कहीं एडाप्ट करोगे, मुझे आशा और उम्मीद है। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, पर्यावरण का सैद्धांतिक आधार सामाजिक न्याय है। इससे सरोकार रखने वाले इसके पैरवीकार यह तर्क देते हैं कि यह धरती किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी न होकर समूचे समाज की साझा विरासत है। यह हमें हमारे पूर्वजों से उपहार में नहीं मिली है, बल्कि यह फ्यूचर जनरेशन की अमानत है या धरोहर है। अतः हमें वर्तमान समय में विकास के नाम पर विनाश नहीं करना है, बल्कि विकास के लिए एक ऐसी रणनीति को अपनाना है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे और इसका फ्यूचर जनरेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यदि विकास का कोई ऐसा मॉडल अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पर वह पर्यावरण के अनुकूल होगा और विकास का वह मॉडल कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल कहा जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विनाश छिपा हुआ है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो, एक तरफ हम ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ पौधे और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। तो वर्तमान पीढ़ियों को यह अधिकार नहीं है कि वह उपभोग के लिए अपने सारे संसाधनों को निचोड़कर भावी पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल दे। अतः पर्यावरण की रक्षा के लिए सजग होना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में यह देखा गया है कि अंधाधुंध खनन के कारण इतने अम्ल बहाए जा रहे हैं, दूर दूर तक कल कारखानों की चिमनियाँ दिन रात चल रही हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ साथ मानवीय जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे समय में खासकर आज जहां कोविड-19 का प्रसार भी बहुत तेज है, ऐसे में हम सब यह कह सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों का, पर्यावरणविदों का यह सुझाव है कि पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ विकास को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं। इको फ्रेंडली संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, पवन ऊर्जा, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूज के कॉन्सेप्ट को अपनाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण की क्षति को हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण आज के समय का एक ज्वलंत विषय या ज्वलंत मुद्दा है। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि पर्यावरण विदों का ध्यान पर्यावरण पर कैसे गया, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 60 के दशक में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कई पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों में साइलेंट स्प्रिंग, जिसको रिचल कार्सेल ने लिखा, लिमिट टू ग्रोथ, जिसको मेडोज ने लिखा,
और उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, जिसको थॉमस हार्डी ने लिखा। जब ये सब पुस्तकें लिखी गईं तो विश्व के पर्यावरणविदों का ध्यान पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर गया, और जब इन समस्याओं पर विश्व के पर्यावरणविदों का ध्यान गया तो विश्व के पर्यावरणविद इकट्ठा हुए और 1972 में स्टॉकहोम में सब इकट्ठा हुए। और यह समय था 5 जून 1972, जब विश्व के पर्यावरणविद इकट्ठा हुए और जो पहला विश्व का पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस को विश्व के पर्यावरणविदों ने, विश्व का पहला कॉन्फ्रेंस होने के कारण इस कॉन्फ्रेंस को पहला जो है पर्यावरण सम्मेलन कहा गया। तो इस प्रकार हम सब पहली बार जो विश्व पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जहाँ तक पर्यावरण ये आयाम की बात है तो इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, शुद्ध जल पेय की उपलब्धता, जैव विविधता संरक्षण, संसाधन इत्यादि सब कुछ के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की क्षमता इत्यादि जो है पर्यावरणीय आयाम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अवशिष्ट पदार्थों को फेंकने के बजाय रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए और कंजप्शन को अधिक से अधिक रिड्यूस किया जाए। पर्यावरण उस वास्तविक जगत को कहते हैं जो कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जानवरों के रूप में हमारे चारों ओर पाया जाता है और जो हमारे अस्तित्व एवं विकास का आधार है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो 5 तत्व हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, वह कहीं ना कहीं इस पर्यावरण के अंग हैं। जहाँ तक सतत विकास की बात होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सतत विकास का मतलब होता है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में विकास किया जाए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, सतत विकास का मतलब है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो विकास करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखकर विकास करे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। जैसे कि वर्तमान समय में जो पानी है, यदि हम ये माने कि हमको अब हमारे पूर्वजों से मिला है या इस पर हमारा एक अधिकार है, हमारे पास पैसा है, जितना हो सके उतना पानी हम यूज करें, तो यह कतई हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सब पानी अभी ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। तो फ्यूचर जनरेशन पर इफेक्ट ना हो ऐसा यदि विकास हो तो निश्चित तौर पर वह सतत विकास होगा। प्रश्न उठता है सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं वर्तमान समय में कि जो सतत विकास है वह समय की मांग है। यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है या आने वाले समय के लिए हम जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। आगे है पर्यावरणीय अवक्रमण, अर्थात आज के समय में जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, ये सब जो है पर्यावरण अवक्रमण है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट ना होने के चलते इनमें ह्रास हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए?
जो आज ह्रास हो रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, यह प्रश्न बहुत बड़ा है। जैसा कि हमारे चित्र में आप देख रहे होंगे किस प्रकार दिखाया गया है कि किस प्रकार एक तरफ जो है डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, एक तरफ पेड़ हरे भरे हैं, एक तरफ बहुत अच्छा दिखाया गया है, इको फ्रेंडली नेचर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर हम विकास के लिए पेड़ों को काट रहे हैं तो रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है, सब कुछ सूख जा रहा है। विकास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आप इस चित्र के बारे में देखकर समझ सकते हो। अगला है भारत में पर्यावरण अवक्रमण के कारण। तो हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, शहरीकरण, पुनः उपयोग होने वाले संसाधनों का अच्छा प्रबंधन न होना, वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन और भूक्षरण, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं इत्यादि, कृषि आधारित औद्योगिकरण, वनों की कटाई में वृद्धि, नदियों, नालों और जल के अन्य स्रोतों में औद्योगिक कचरों का डालना, कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, विलासितापूर्ण उपभोग जीवन शैली, घरेलू शहरी औद्योगिकरण इत्यादि जो है भारत में पर्यावरण प्रदूषण के लिए या पर्यावरण अवक्रमण के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आज हम सब इको फ्रेंडली टेक्निक को भी कम अपना रहे हैं। आज जो इको फ्रेंडली एनर्जी है उसका भी कम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए भारतवर्ष में ये तमाम समस्याएं हैं। आगे है कि पर्यावरण या संपोषीय विकास के लिए भूमंडलीय प्रयास या वैश्विक प्रयास क्या है। इसमें हम कह सकते हैं कि पर्यावरण या सतत विकास के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो डी जेनेरो ब्राज़ील सम्मेलन कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, बाली सम्मेलन, इंडोनेशिया कोपेनहेगन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और रियो 2020 सम्मेलन इत्यादि प्रमुख हैं जो पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है यह कहीं ना कहीं जो है हमारी भावी पीढ़ी की अमानत है, तो इसको हमें ध्यान देना होगा। फ्रांस और भारत के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जिसका जो है मुख्यालय गुड़गांव और फरीदाबाद के बॉर्डर पर ग्वाल पहाड़ी के पास स्थित है, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इस्टेब्लिश की गई है। तो इस प्रकार भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भी बढ़ा है तेजी से। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे कि आज के समय में जिस प्रकार कोविड-19 में लॉकडाउन के चलते सहारनपुर से हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं यदि हम जो हमारा पर्यावरण की हानियाँ हैं उसको कम करेंगे, रिडक्शन को कम करेंगे और जो हमारा कंजप्शन है उसको डिडक्ट करेंगे, रेडिएशन को कम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यावरण की भरपाई होगी और आने वाला समय अच्छा होगा। क्योंकि जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि हम सब जो है जीवन की गुणवत्ता और यदि विकास की बात की जाए तो दोनों में जीवन की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि जीवन रहेगा तभी विकास मायने रखता है। यदि हम कितना भी विकास क्यों ना कर लें, लेकिन आने वाले समय में ये तमाम महामारियाँ, तमाम समस्याएं और प्रलय आता है, तो निश्चित तौर पर वह कहीं ना कहीं उस विकास से अच्छा सतत विकास है, संपोषीय विकास है। तो इसके लिए हमको जो है और हमारे विद्यार्थियों को सबके अंदर एक हैबिट डालनी होगी कि वह पर्यावरण फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कार प्रणाली को सभी अपनाएं, कार पूलिंग को महत्व दें। यदि एक ही रास्ते से अधिक लोग जा रहे हैं तो एक ही कार में हम लोग जा सकते हैं,
साइकिलिंग कर सकते हैं, गाँव में भी हम लोग घर बना के रह सकते हैं, बैक टू विलेज भी मूव कर सकते हैं और अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को महत्व दे सकते हैं। आज ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है, यदि हम पेड़ को लगाएंगे, खासकर बरगद, पीपल जो हमेशा जो है ऑक्सीजन देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आज हमारा समय है वह पूरा होगा और आने वाला जो समय होगा वह कहीं ना कहीं एक उत्तम होगा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब जो पर्यावरण विषय है इसको सोचोगे, जो हमारा रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूज है या जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करोगे और अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण की तरफ आप ध्यान दोगे, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हमेशा इको फ्रेंडली रहा है, जहाँ नदियों को माता कहा गया है, पत्थरों की पूजा की गई है, पशु पक्षियों को कहीं ना कहीं देवताओं का वाहन बताया गया है। ऐसे भारतवर्ष में पर्यावरण शिक्षा पर जोर देने के बाद भी हम पर्यावरण में सुधार ना कर सके तो इससे बड़ा अतिशयोक्ति कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके सफल, सुखद भविष्य और उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।